ओके। हमने जो स्टार्ट से चैप्टर पढ़ने स्टार्ट किए थे, तो उसमें ये था कि हमने कहा था स्ट्रेटजी, इस कोर्स का पर्पस ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने लिए बेस्ट स्ट्रेटजी को डेवलप करें, उसको इम्प्लीमेंट करें और फिर इवेलुएट करें उसके रिजल्ट्स को। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन एंड वैल्यूएशन। तो हमने इसके कुछ स्टेप्स पढ़े थे, जो कि यहाँ ओवरऑल हर चैप्टर के स्टार्ट में हमें एक ऐसी डायग्राम नज़र आती है जो बेसिकली इन्होंने समराइज कर दिया है कि हमारा फ्लो ऑफ कोर्स क्या होगा। तो हमने पिछले वाले सारे लेक्चर्स, जो टॉपिक्स जो है वो कवर कर लिए हैं। हमने सबसे पहले देखा कि वीएन एंड मिशन क्या होता है, फिर हमने देखा कि अवेलेबल स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं मार्केट में या जो ऑर्गेनाइजेशंस मोस्टली यूज़ करती हैं। उसके बाद हमने एक्सटर्नल ऑडिट और इंटरनल ऑडिट देखा, और एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है जो ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है। और स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन से लेके इवेलुएशन तक ये हमेशा से ही साथ साथ चलता रहता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है। इसी तरह बिजनेस एथिक्स, ये सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करी। हम इस स्टेप पे आ गए हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में, जहाँ पे हम स्ट्रेटजीज को फाइनली जनरेट करेंगे, इवेलुएट करेंगे, और जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी हमें लगेगी हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये इस डायग्राम में नीचे एक और वो बार बना हुआ है, जिसमें फर्स्ट वाले सारे चैप्टर्स हम जो अभी तक कर रहे हैं वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का पार्ट है, और आज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का लास्ट टॉपिक है, जिसमें हमने बेसिकली डिफरेंट स्ट्रेटजीज को जनरेट करना है और फिर फाइनली उनमें से बेस्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट 2 चैप्टर जो हैं वो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड हैं, और लास्ट चैप्टर जो है वो स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन का है। तो बेसिकली इस चैप्टर के बाद हमारे 3 चैप्टर्स रह जाएंगे। उसके बाद जो ये चैप्टर है हमारा जनरेटिंग एंड सिलेक्टिंग स्ट्रेटजीज का, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि इसमें इसका प्रोसेस क्या होगा। प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हमने अपनी कंपनी का विजन एंड मिशन देखा, डेवलप किया, इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस किए, और अवेलेबल स्ट्रेटजीज देखी। तो अब इन सारी चीज़ों को माइंड में रख के हमने अपने लिए स्ट्रेटजीज जनरेट करनी है या फॉर्मुलेट करनी है कि हमारी कंपनी फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाना चाहती है और किस तरह की स्ट्रेटजीज हमें यूज करनी चाहिए। तो जब हम स्ट्रेटजीज जनरेट करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल स्ट्रेटजीज आती हैं। मल्टीपल स्ट्रेटजीज आती हैं मींस डिफरेंट स्ट्रेटजीज की ऑप्शंस आती हैं कि आप ये स्ट्रेटजी को परस्यू कर सकते हैं, आप मार्केट पेनिट्रेशन भी कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस हमारे सामने आती हैं। हमने फिर हर स्ट्रेटजी को इवेलुएट करना है, इवेलुएट इन द सेंस कि रैंकिंग करनी है कि हम इसमें से कौन सी स्ट्रेटजी फाइनली अडॉप्ट करना चाहते हैं, और जो बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी हमें लगे हमने उसको सिलेक्ट करना होता है, जो हमारे विजन और मिशन और हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हमारी हेल्प कर सके। तो बेसिकली दिस चैप्टर इज अबाउट जनरेटिंग एंड सिलेक्टिंग बेस्ट स्ट्रेटजी। और बेस्ट स्ट्रेटजी जो भी हम चूज करेंगे या जितनी भी स्ट्रेटजीज हम डेवलप करेंगे, उन सब का बेस, वो उन सब की बेस होती है वो सारा कुछ जो हम पहले से पढ़ चुके हैं। बेसिकली दीज स्ट्रेटजीज आर ड्राइव्ड फ्रॉम विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिट, और पास्ट में जो स्ट्रेटजीज हमारी सक्सेसफुल रही हैं उनसे भी डाटा कलेक्ट किया जाता है फॉर फ्यूचर स्ट्रेटजी जनरेशन और इवेल्युएशन। तो बेसिकली जो ये स्ट्रेटजी इवेल्युएशन, स्ट्रेटजी जनरेशन या सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसके 3 स्टेप्स हैं। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एनालिसिस फ्रेमवर्क या एनालिटिकल फ्रेमवर्क कहते हैं। कि हमने एक स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करना है तो उसका एक मेथड है, और उस मेथड के 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 इज कॉल्ड द इनपुट स्टेज, select stage 2 is the matching stage, and stage 3 is the decision stage। तो इसका मतलब क्या है और कौन से स्टेज में क्या होता है, हमने इसको डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले वाली जो स्टेज है, द इनपुट स्टेज, मैं एक दफा दोबारा बोल देती हूँ कि हम बेसिकली करना ये चाह रहे हैं कि हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज जनरेट करके उसमें से हमने कोई एक सिलेक्ट करनी है। तो
असल एम हमारा स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का है, तो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करने के लिए एक मेथड है या एक फ्रेमवर्क है जिसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट स्टेज इज द इनपुट स्टेज, सेकंड इज द मैचिंग स्टेज एंड थर्ड इज द डिसीजन स्टेज। अब इनपुट स्टेज क्या होती है? इनपुट स्टेज होती है कि हमने स्ट्रेटजीज डेवलप करना स्टार्ट करनी है, तो उससे रिलेटेड हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। कुछ इंफॉर्मेशन, किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए? हमें अपने कंपनी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, कंपनी के इंटरनल इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, कंपनी का विजन मिशन, जो कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं इस कोर्स में या इस सब्जेक्ट में, वो सब कुछ इनपुट स्टेज का पार्ट बनता है। तो इनपुट स्टेज में इन्होंने यहाँ 3 मैट्रिसेस का नाम लिखा हुआ है। एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स, ये हम कर चुके हैं, जहाँ हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस किया था, वहाँ हमने लास्ट पे एक एक्सटर्नल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स बनाया था, जिसमें हमने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डाले थे और उनके रेटिंग्स भी डाली थी कि कौन सा फैक्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स हमने बनाया था जब हमने इंटरनल इन्वायरमेंट एनालिसिस किया था। उस टाइम हमने ये इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स बनाया था, जिसमें हमने देखा था कि इंटरनल इन्वायरमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड हैं और कौन सा फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इन सारी चीजों को लेके हमने ये इंटरनल फैक्टर इवेल्युएशन मैट्रिक्स बनाया था। ये जो थर्ड मैट्रिक्स है, कंपैटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स, ये भी हमने डेवलप किया था, जहां हमने क्या किया था कि अपनी कंपनी का या अपनी फर्म का अपने कंपेटिटर्स के साथ कंपैरिजन किया था ऑन द बेसिस ऑफ सम एट्रीब्यूट्स, जिसमें हमने चॉकलेट्स वाली एग्जांपल दी थी, डेयरी मिल्क की ली थी और उसके साथ एक दो चॉकलेट स्निकर्स और इस तरह की चॉकलेट्स लिखी थी, और हमने इनका इवेल्युएशन किया था कि सपोज टेस्ट किसका अच्छा है और प्राइस किसकी रीजनेबल है, और इन सारी चीजों की बेस पे हमने कंपैरेटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स बनाया था। याद है रबिया? याद है? और सादिया, यस मैम। समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? जी मैम। ओके। तो बेसिकली जो जी मैम आ रहा है। इनपुट स्टेज की बात करें, इनपुट स्टेज में मैं कह रही हूँ कि हमने स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट करनी या जनरेट करनी स्टार्ट करनी है, तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। ये इनपुट स्टेज हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और ये इनपुट स्टेज हम पिछले चैप्टर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर चुके हैं in the form of external factor evaluation matrix, internal factor evaluation matrix and competitive profile matrix। ये तीनों मैट्रिक्स याद हैं, इनको मुझे रिवाइज करने की जरूरत है? मैम कर दें। मैम ये कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स है ना, इसको कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स जो है ये हमने एक दिन क्लास में किया था, लेकिन मैं चले कर देती हूँ। एक second। यहाँ कर देती हूँ मैं। कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स में हम एक टेबल बनाते हैं, जिसमें हम ऊपर अपनी कंपनी का नाम लिखते हैं। मैंने एग्जांपल दी थी कि सपोज हम डेयरी मिल्क बना रहे हैं, तो हम इसका कंपैरिजन करेंगे विद स्निकर्स या किसी एक और चॉकलेट का नाम बताएं। आप लोग चॉकलेट्स खाने वाले लोग हैं। बाउंटी। बाउंटी। ओके। एक साइड पे हम जो जो अपनी हमारी कंपनी और उसके कंपेटिटर्स इनका नाम लिखते हैं, और दूसरी साइड पे हम कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, फॉर एग्जांपल टेस्ट, क्वालिटी, प्राइस, मार्केटिंग एटसेट्रा, इस तरह के पॉइंट्स। फिर हम इवेलुएट करते हैं कि किस में इन सारे एट्रीब्यूट्स को जब हम देखते हैं तो कौन सी कंपनी में कौन सा एट्रीब्यूट ज्यादा अच्छा है
या उसका कंपेटिटिव एडवांटेज है। सपोज डेयरी मिल्क का जो टेस्ट है वो मुझे सबसे अच्छा लगता है, या मेरे ख्याल में नॉर्मली वो उसको अपना कंपेटिटिव एडवांटेज मानते हैं कि जैसा टेस्ट हमारा है वैसा किसी का नहीं है। और एज कंपेयर टू स्निकर्स या बाउंटी मेरा ख्याल है वो सेम लेवल पे है। फिर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी के कुछ स्टैंडर्ड्स आते हैं जो कंपनीज को गवर्नमेंट की तरफ से या फूड अथॉरिटीज की तरफ से बताए जाते हैं। तो वो हर कंपनी को पता होता है कि हमारी क्वालिटी दूसरों से अच्छी है या नहीं है। एज अ कंज्यूमर शायद हमें ना पता हो, तो हम वहां से उसको भी इवेलुएट करके, सपोज मेरे ख्याल में ये भी डेयरी मिल्क का कंपेटिटिव एडवांटेज है, क्वालिटी उसकी ज़्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू स्निकर्स या बाउंटी। तो ये दोनों सेम लेवल पे हैं। तो बेसिकली अपनी कंपनी का अपने कंपेटिटर्स के साथ कंपैरिजन करना ऑन द बेसिस ऑफ सम एट्रीब्यूट्स, और उसके बाद उनको कोई रैंकिंग्स असाइन करना इज कॉल्ड कंपेटिटिव प्रोफाइल मैट्रिक्स। ये आपके चैप्टर में इंक्लूडेड है, चैप्टर नंबर मैं देख के बता दूंगी, आप उसमें से जाके एक दफा रिवाइज कर सकते हैं। ओके, किसको ओके मैम। मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत है? मैम अब तक जाके ठीक है, बाकी समझ। ओके। तो हम अभी ये 3 स्टेजेस हैं ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन फ्रेमवर्क के, हम इनकी बात कर रहे थे। इनपुट स्टेज को हमने डिस्कस कर लिया है। इनपुट स्टेज में 3 मैट्रिक्स हैं जो बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी स्ट्रेटजी को जनरेट करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेज है वो आती है दी मैचिंग स्टेज। ये इनपुट स्टेज को ही इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। केस में 3 मैट्रिसेस हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है मैचिंग स्टेज। अब मैचिंग स्टेज जो है ना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि एक्चुअली हमने अपने इंटरनल इन्वायरमेंट का एनालिसिस भी कर लिया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का एनालिसिस भी कर लिया, और वहां से सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। मैचिंग स्टेज में हम अपने एक्सटर्नल और इंटरनल जो फैक्टर्स हैं उनको मैच करने की कोशिश करते हैं ताकि हम बेस्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट कर सके। मैच करने का क्या मतलब है उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे जब हम मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो बेसिकली मैचिंग स्टेज में हम बेस्ट स्ट्रेटजी को सिलेक्ट करने की नहीं, जनरेट करने की कोशिश करते हैं बाय मैचिंग इंटरनल इन्वायरमेंट विद द एक्सटर्नल फैक्टर्स। कैसे हम मैच करते हैं वो हम देखेंगे पहले मैट्रिक्स को स्टडी करते हुए। सबसे पहला मैट्रिक्स है स्वॉट मैट्रिक्स। अब स्वॉट का हमें पता है कि स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, पता है ना? मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ स्वॉट मैट्रिक्स को। ये फाइल नजर आ रही है जिसमें मैं लिख रही हूँ? जी मैम आ रही है। तो बेसिकली हम देखने लगे हैं कि स्वॉट मैट्रिक्स क्या होता है। स्वॉट मैट्रिक्स इज बेसिकली द फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ द मैचिंग स्टेज। और हम क्या करते हैं इस स्वॉट मैट्रिक्स में? स्वॉट मैट्रिक्स में हम ये करते हैं कि हम अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मैच करने की कोशिश करते हैं विद इंटरनल इन्वायरमेंट। मैच करने का क्या मतलब है वो बताती हूँ। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट factors with internal environment factors। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम ड्राइव करते होते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, और इंटरनल इन्वायरमेंट के एनालिसिस के बाद हम अपनी स्ट्रेंथ्स और किसको आइडेंटिफाई करते हैं? वीकनेसेस को। ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली हमें अपनी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स का पता लगता है, और Yes, ma'am. इंटरनल एनवायरनमेंट एनालिसिस करते जी। हैं तो वहां से हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को थ्रेट्स और आइडेंटिफाई करते हैं। वीकनेसेस। अब जी मैम। मैचिंग स्टेज ये करती है
कि मैचिंग स्टेज मैच करती है किस किस को, वो मैं अभी मैच करके दिखा देती हूँ। सपोज अपॉर्चुनिटीज और स्ट्रेंथ को, कि अगर हम अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज और क्या कहते हैं स्ट्रेंथ दोनों को कंबाइन करें तो हम किस तरह की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं या हम मार्केट में किस डायरेक्शन में जा सकते हैं। इसी तरह ये अपनी स्ट्रेंथ और थ्रेट्स को कंबाइन करके कोई स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश करती हैं। बेसिकली इस एनालिसिस में कंपनीज जो हैं वो 4 तरह की स्ट्रेटजीज बनाती हैं। एक स्ट्रेटजी जो है वो है स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथ और थ्रेट स्ट्रेटजी, देन कम्स वीकनेस अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी और वीकनेस और थ्रेट स्ट्रेटजी। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि हम अपने इंटरनल फैक्टर्स को एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ कंबाइन कर रहे हैं वन बाय वन। स्ट्रेंथ को पहले हमने अपॉर्चुनिटीज के साथ मिला के देखा, फिर स्ट्रेंथ को हमने थ्रेट्स के साथ मिला के देखा, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी बनाई, स्ट्रेंथ और वीकनेस थ्रेट स्ट्रेटजी बनाई। फिर इसी तरह हमने वीकनेस को अपॉर्चुनिटीज के साथ और वीकनेसेस को थ्रेट्स के साथ कंबाइन करके देखा। कंबाइन करके देखा का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कंपनी है, सपोज आप लोग जो काम कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट वाले फॉर एग्जाम्पल, या बुक बैंक वाले। बुक बैंक वालों के लिए स्ट्रेंथ ये है आप लोगों की कि आप लोग उसी यूनिवर्सिटी में हैं या आप लोगों को सपोज बीबीए के सारे कोर्सेज का पता है, बुक्स का पता है या मार्केट का पता है। आप लोग 5th सेमेस्टर या 7th सेमेस्टर में आ गए हैं, आपको पता है कि कहाँ से बुक्स नहीं मिल सकती हैं, कहाँ से सेकेंड हैंड मिल सकती हैं। तो बेसिकली ये सारे नॉलेज आपके लिए स्ट्रेंथ है। और अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ये है कि न्यू सेमेस्टर स्टार्ट हो रहा था, या अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ पे ऐसा कोई सेकंड हैंड बुक्स आपके सिटी में या सराउंडिंग में अवेलेबल नहीं है, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। तो बेसिकली आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी को कंबाइन करके एक स्ट्रेटजी ये बनाने की कोशिश की कि हम बुक्स परचेज करके और सेल कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटजी है। इसी तरह हम स्ट्रेंथ को थ्रेट्स के साथ कंबाइन करके स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, या वीकनेसेस को अपॉर्चुनिटीज के साथ कंबाइन करके स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। तो बेसिकली मैचिंग स्टेज इज वेयर वी ट्राई टू मैच आवर इंटरनल फैक्टर्स विद आवर एक्सटर्नल फैक्टर्स, और हर चीज के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। तो इस स्टेज को हम मैट्रिक्स स्टेज कहते हैं, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, अपनी वीकनेसेस, अपनी अपॉर्चुनिटीज और अपनी थ्रेट्स, और ये हर ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ किसको मैच करती है या क्या कॉम्बिनेशंस बनाती है। ओके, मुझे ये बताएं इसकी समझ आई है या नहीं आई, उसके बाद मैं आगे चलूंगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। जी मैम। जी मैम मैम आ आ गई। तो मैचिंग स्टेज का काम ये है कि हमने इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को या इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को कंबाइन करना है या मैच करना है टू जनरेट बेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजीज। जी मैम। क्लियर? अब उसके लिए मुझे अगेन स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। तो ये स्वॉट मैट्रिक्स है, इसमें मैंने स्टेप्स बताए हुए हैं कि स्वॉट मैट्रिक्स के स्टेप्स कौन कौन से हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं या उनको करने पड़ते हैं। सबसे पहला जो है वो है कि लिस्ट डाउन करना है एनवायरनमेंट फर्म का, एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को, एक्सटर्नल थ्रेट्स को, उसकी स्ट्रेंथ्स कौन सी हैं, वीकनेसेस कौन सी हैं, और फिर मैच करना होता है इंटरनल फैक्टर्स को विद एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज। यहाँ से कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जो कॉम्बिनेशंस मैं भी लिख रही थी,
स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज का, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटीज का, स्ट्रेंथ और थ्रेट्स का एंड वीकनेसेस एंड थ्रेट्स का, इन सारी चीजों को कंबाइन करके या मैच करके हम 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। तो ये हर एक को बेसिकली एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी स्ट्रेटजी है। इसमें एक फर्म जो है अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ्स का एडवांटेज लेते हुए और एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए कोई स्ट्रेटजी बनाती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि आप लोगों के सपोज बुक बैंक वाले जो हैं वो आप लोगों के लिए स्ट्रेंथ ये है कि आपको मार्केट का नॉलेज है या बुक्स का नॉलेज है, और आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, आपकी मार्केट में, आपके करीब ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो ये काम कर रहा हो। तो इसको देखते हुए आप कोई भी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। फिर वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज स्ट्रेटेजी है जिसको हम डब्ल्यूओ स्ट्रेटेजी कहते हैं। इसमें हम अपनी इंटरनल वीकनेसेस को इम्प्रूव करते हैं ताकि हम जो एक्सटर्नल मार्केट में अपॉर्चुनिटीज हैं उनका एडवांटेज ले सकें। फॉर एग्जांपल बुक बैंक वालों, आप लोगों के ख्याल में आप लोगों की वीकनेस कौन सी है? मैंने जो आइडेंटिफाई किया आप लोगों की वीकनेस वो शायद ये है कि आप लोगों की कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप लोग आज तक बुक्स लेने नहीं जा सके। तो अगर आपने एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करना है या उनसे फायदा उठाना है तो आपको अपनी ये इंटरनल वीकनेसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव करने के लिए स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि कैसे हम अपनी कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, या हम बुक्स को परचेज करने का कौन सा मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं ताकि हर दफा हमारी बुक्स जो हैं वो डिले ना हो रही। फिर स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स की स्ट्रेटजीज है कि हम अपने स्ट्रेंथ्स को यूज करते हुए थ्रेट्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। अब आप लोगों के ख्याल में आप लोगों के लिए एक्सटर्नल मार्केट में कौन सा थ्रेट मौजूद है? हुमैरा और कौन है, रबिया है इस ग्रुप में? जी मैम। ये कोई और भी ये काम आप शुरू कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली। जी तो हाँ आप लोगों के लिए अब थ्रेट ये हम है कि कोई और भी ये काम स्टार्ट कर सकता है, तो उसको जी अवॉइड मैम, करने के लिए। जी अब पता चल गया स्टूडेंट्स को कि ये कर रहे हैं तो इसलिए वो कर सकते हैं वो भी। हाँ एग्जैक्टली। तो ये आप लोगों के लिए थ्रेट है। तो आप लोगों ने अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए इस थ्रेट को अवॉइड कैसे करना है इसके लिए आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, जो कि आप लोग नहीं बना रहे। और नेक्स्ट जो है वीकनेसेस थ्रेट स्ट्रेटेजी है। तो बेसिकली आपने ये देखना होता है कि आपने अपनी वीकनेसेस को इम्प्रूव कैसे करना है या एनवायरनमेंट के थ्रेट को अवॉइड कैसे करना है। तो इसके लिए कुछ डिफेंसिव टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं। लाइक कोई ना कोई आपको अपनी मार्केटिंग ऐसी करनी पड़ेगी जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, या कुछ भी और ऐसा करना पड़ता है जिससे आप अपनी वीकनेसेस और थ्रेट्स दोनों को अवॉइड कर सकें। वीकनेसेस को इम्प्रूव कर लें और थ्रेट्स को अवॉइड करें। तो बेसिकली इसके लिए भी एक मैट्रिक्स कुछ इस तरह का डेवलप होता है। हम पहले कंपनीज की जो ये एक्सिस है हॉरिजॉन्टली स्ट्रेंथ और वीकनेसेस लिखते हैं, इंटरनल फैक्टर्स, और इस एक्सिस पे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स लिखते हैं, और जो सेंटर वाले बॉक्सेस हैं हम उसमें अपनी स्ट्रेटजीज, पॉसिबल स्ट्रेटजीज जो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो कर सकती है वो लिखते हैं। ओके। उसके बाद ये एक मैट्रिक्स डेवलप किया जाता है, इसको स्वॉट मैट्रिक्स कहते हैं। ये सिंपल सा था, मेरे ख्याल है इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। उसके बाद ये एक एग्जांपल दी हुई है, उन्होंने एक कंप्यूटर स्टोर की एक मैट्रिक्स डेवलप करके एग्जांपल के तौर पे बताया हुआ है। सबसे पहले उस कंप्यूटर स्टोर की स्ट्रेंथ्स मेंशन है कि उनका इन्वेंट्री टर्नओवर बहुत अच्छा था, एवरेज कस्टमर्स मतलब बहुत ज्यादा थे। कुछ स्ट्रेंथ्स लिस्ट डाउन की हुई हैं, दूसरी साइड पे कुछ वीकनेसेस बताई हुई हैं। इसी तरह उनकी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स इस साइड पे हैं, और उसके बाद उन्होंने स्ट्रेटजीज डेवलप की हैं कि इन हालात में इन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को माइंड में रखते हुए और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को माइंड में रखते हुए क्या पॉसिबल स्ट्रेटजीज वो बना सकते हैं। ये एक एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बना के दिखाई है। इस मैट्रिक्स की कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ये है कि ये आपको स्ट्रेटजीज हर बॉक्स में बना के दे देता है, 4 टाइप्स की स्ट्रेटजीज बना के देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि आप अपना कंपेटिटिव एडवांटेज इनसे कैसे अचीव कर सकते हैं। दूसरा ये स्टैटिक असेसमेंट इन टाइम है, मींस
अगर हमने आज के दिन अपनी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई की हैं तो वो हमारी करंट सिचुएशन के बारे में ही है। इसमें फ्यूचर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हमें ये SWOT मैट्रिक्स नहीं देता, और ये मेन इसकी लिमिटेशंस में आता है। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेमवर्क इज द स्पेस मैट्रिक्स। स्पेस मैट्रिक्स मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जरा बोर्ड टाइप की जरूरत ज्यादा पड़नी है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसको किसी तरह एक्सप्लेन कर सकूं। स्पेस मैट्रिक्स बेसिकली इज स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग एंड स्ट्रेटेजिक पोजीशन एंड एक्शन इवेल्युएशन मैट्रिक्स। Space matrix stands for strategic position and action evaluation matrix, कुछ इस तरह का इसका नाम है। इसमें हम यहाँ मुझे डेवलप करने पड़ेगा। सबको ये वर्ड वाला पेज नजर आ रहा है? नो मैम। दोबारा शेयर करती स्लाइड्स हूँ, स्लाइड्स ही नजर आ रही हो कि दोबारा शेयर करती हूँ। अब नजर आ रहे हैं? जी मैम। जी मैम आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पे स्पेस मैट्रिक्स डेवलप करने की कोशिश करते हैं। स्पेस मैट्रिक्स में बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं। तो मुझे 2 एक्सिस डेवलप करने पड़ेंगे। एक ये एक्सिस है और देन ये एक्सिस है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इन एक्सिस का मतलब क्या है और इन पे क्या क्या मेंशन होता है, हम वन बाय वन वो देखेंगे। हर एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी हम अपने कुछ इंटरनल फैक्टर्स लिखते हैं और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स लिखते हैं। बेसिकली स्पेस मैट्रिक्स में 4 तरह के फैक्टर्स यूज होते हैं। एक को हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, और competitive position, ये 2 इंटरनल है और जो 2 एक्सटर्नल है वो स्टेबिलिटी पोजीशन और इंडस्ट्री पोजीशन है। ओके, स्पेस मैट्रिक्स में ना हम इन 4 फैक्टर्स को यूज करते हैं। यूज करते हैं का क्या मतलब है? इन 4 फैक्टर्स को यूज करते हुए हम ये जो मैट्रिक्स है नीचे मैंने बनाया, इसको डेवलप करने की कोशिश करते हैं। इसमें जो ये फर्स्ट 2 हैं ये इंटरनल फैक्टर्स हैं। फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी का इंटरनल मैटर है, कंपनी कितनी ज्यादा कंपेटिटिव है विद इट्स कंपेटिटर्स, ये इसका इंटरनल मैटर है। और ये जो 2 फैक्टर्स हैं नेक्स्ट टू दीज आर बेसिकली एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो हमारा काम अगेन इंटरनल फैक्टर्स को एक्सटर्नल फैक्टर्स के साथ मैच करना है, तो हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, एक साइड पे हम लिखते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स को, इस साइड पे होगा स्टेबिलिटी पोजीशन SP, और इस साइड पे मैं लिखती हूँ कंपेटिटिव पोजीशन CP। इनके आगे ब्रैकेट्स में मैं लिख भी देती हूँ, दिस इज फाइनेंशियल पोजीशन, ये है कंपेटिटिव पोजीशन, स्टेबिलिटी पोजीशन मींस और तो एक्स एक्सिस पे एक साइड पे मैंने लिखा है एक्सटर्नल फैक्टर, स्टेबिलिटी पोजीशन एक्सटर्नल फैक्टर है और कंपेटिटिव पोजीशन इंटरनल फैक्टर है। इसी तरह वाई एक्सिस पे भी एक इंटरनल फैक्टर लिखते हैं, इंटरनल फैक्टर जो है वो फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ आ जाएगा और इंडस्ट्री पोजीशन यहाँ आ जाएगा। अब इन फैक्टर्स का मतलब क्या है?
उनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने कहा कि फाइनेंशियल पोजीशन बेसिकली एक कंपनी का इंटरनल मैटर है और कंपनी इवेलुएट करती है कि हम फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग एनालिसिस के लिए क्या करेगी कंपनी? अपना प्रॉफिट एनालिसिस करेगी, अपनी वो फाइनेंशियल रेशियोज कैलकुलेट करेगी, अपनी सेल्स को कैलकुलेट करेगी, और हर ऐसा फैक्टर जो उसको अपनी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है वो कैलकुलेट करेगी। इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर आ सकता है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर कंपनी अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का अंदाजा लगाना चाहती है तो वो ये सारी कैलकुलेशंस करेगी। ये सारी कैलकुलेशंस करके इनको कोई वैल्यू असाइन करेगी कि सपोज प्रॉफिट एनालिसिस में हम 60% अच्छे हैं, फाइनेंशियल रेशियोज में हम सपोज हमारी फाइनेंशियल रेशियोज 80% अच्छी हैं, या कोई भी इनको वैल्यूज असाइन करेगी और इन वैल्यूज को फिर ऐड कर दिया जाएगा। सपोज सेल्स हमारी जो है वो 40% होती हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर हमारा इतने परसेंट अच्छा है। ऐसे में एक रैंडम वैल्यूज असाइन कर रही हूँ जस्ट टू शो कि ये कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं। फिर उसके बाद इन सारी वैल्यूज जो हमने हर फैक्टर को वैल्यू असाइन की है, इन सारी वैल्यूज को ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 60 + 80 + 40 + 65 और इसको डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो जो भी आंसर आएगा उसको इस ये 0 से लेके इस एक्सिस तक हम प्लॉट कर देते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। ये तो हो गया फाइनेंशियल पोजीशन। फिर इसी तरह कंपेटिटिव पोजीशन का एनालिसिस करेंगे या इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। अब कंपेटिटिव पोजीशन जो है वो